Is there any option where can we auto rearrange number of activities and WBS? Abdul Sattar का question है. Yes, Abdul Sattar, we can automatically rearrange. I will just share with you WBS. Here you can find out WBS and you can move your WBS. You know, here is option. यहाँ पे कुछ एरोज दिए हुए हैं. आपका WBS अगर आप बाहर लेके जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. अगर नीचे अगर लेट से ये मेथड स्टेटमेंट सबमिशन आप कहते हैं यार मैं इसके नीचे लेके आना चाहता हूँ, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मूव इनवर्ड. ठीक है, ये देखें, ये उसके नीचे यानी कि आगे आ जाएगा. ये देखें, IFC ड्राइंग उसके नीचे आ गया. बाहर निकालना है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिस्प्ले. और इसको ऊपर नीचे मूव करना है. दीज एरोज विल हेल्प यू आउट. एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एक्टिविटीज के अंदर आई विल जस्ट रीअरेंज माय कॉलम सो दैट कुछ लोग बड़े बेसिक लेवल पे हैं, जैसे कि बैच नंबर 1, एक हमारा नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, तो दे पीपल ओनली हियर टू हैव एक्सपोजर कि जैसे वो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो किस तरीके से चीजों को लेके चल सकते हैं. तो एक्सपोजर. अच्छा, मैं इस सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी तो. नहीं, प्रैक्टिकल क्यों 3 होंगे, ये उमर शरीफ सवाल पूछ रहे हैं कि पता नहीं सर टोटल 12 क्लासेस. यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उमर, टेंशन नहीं ले. ठीक है, प्रैक्टिकल क्यों 3, सब प्रैक्टिकल है यार. डोंट वरी उमर, क्या हो गया. अच्छा खैर, ये मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं. डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. ओके सो अब इनका क्वेश्चन है कि क्या हम इन एक्टिविटीज को रीअरेंज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं भाई. कैसे, देखो एक सिंपल सा तरीकाकार है, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा. ठीक है, आपकी एक्टिविटीज ऊपर नीचे हो गई हैं, तो अब आपने क्या करना है. एक तो तरीकाकार ये है कि गलती से कहीं पे क्लिक हो जाए तो आपकी एक्टिविटीज की सीक्वेंस जो है ना वो गलत हो जाती है. ये देखिए, ये 30 ऊपर आ गया, 1000, 10. तो एक तरीकाकार है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरिया एंड यू कैन रीअरेंज योर एक्टिविटीज. अब दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपकी यार कुछ एक्टिविटीज का मसला बन गया है, अब आपने रीअरेंज करना है, तो इस सारे को आप सिलेक्ट करें. ये एक्टिविटीज आप चेंज करना चाहते हैं. गॉट माय पॉइंट. पहली एक्टिविटी से लेके एंड वाली एक्टिविटी तक सब कुछ आपने भैया ये. गुलाम मुस्तफा थोड़ा सा माइक अनम्यूट रखें, म्यूटेड ही रखें यार. ये मैंने क्या किया, सिंपल ये सारी एक्टिविटीज को शिफ्ट का बटन दबाया, आखिरी एक्टिविटी सब सिलेक्ट हो गई. अब मैं चला जाऊंगा एडिट के अंदर और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल रही है, री नंबर्ड एक्टिविटी आईडी. आई एम गोइंग टू. ओके जी, मैं कहता हूं कि मेरी हर एक्टिविटी के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो 10 का नहीं होना चाहिए, 5 का होना चाहिए. एंड देन आई एम ट्राइंग टू से के ये देखें, ये ऑटो नंबर, ये इस ऑप्शन को आप लें. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ EPC. ये मेरी हर एक्टिविटी के आना चाहिए. और ये 1000, ठीक है, 100 भी रख सकते हैं. इंक्रीमेंट वैल्यू 2, यानी कि हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के 2 नंबर, 100. पहली एक्टिविटी का नंबर होगा EPC 100, दूसरी का 102, 104, 100. तो लाइक दिस वे यू कैन जस्ट सी लाइक दिस. ओके, इट्स वेरी सिंपल. सो WBS का भी पता चल गया, वो शिफ्टिंग एरोज की मदद से आप आगे पीछे कर सकते हो. और एक्टिविटीज को आप एडिट के अंदर जाके उनको सिलेक्ट करें और इस तरीके से आप इनको लेके चलेंगे. ठीक है. सर ये WBS के अंदर भी कर सकते हैं? नहीं, WBS में थोड़ी देर पहले बताया कि वो किसी वो मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा आपको. ये देखें से ये. मैंने अगर सर अगर मैंने आईडी जो है ना, कोई मतलब तरतीब से नहीं आ रही मेरी, तो ठीक है. मैं उनको ऑटो अरेंज करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एक्टिविटी के अंदर आपने दो दो प्लस करके ऐड किया है, मैं इनको स्टार्टिंग करके ऊपर नीचे कर देता हूँ, लेकिन इनको नंबर भी उस हिसाब से मिल जाए जैसे मेरे ख्याल से MS प्रोजेक्ट करता है। तो देखे ना, ये फिर आपने उस इनपुट को यहाँ पे देना ना, री नंबर्ड एक्टिविटी आईडी. इसमें इसमें एक्टिविटी का तो सर समझ आ गया बिल्कुल, आपने WBS मतलब का तो अच्छी आपको फिर इस यहाँ शिफ्टिंग एरोज है उनकी मदद से करेंगे. ठीक है, चलो चलो, थैंक यू सर। आईडी आप मैनुअल तरीके से चेंज कर. WBS होते कितने हैं भाई, थोड़े से तो होते हैं, क्या हो गया. अच्छा जी. चल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दें. ओके सर, फहीम कह रहे हैं सर माइलस्टोन के बारे में समझाएं प्लीज, मुझे समझ नहीं उसकी. पर ये देखो माइलस्टोन, मोहम्मद फहीम कौन सा बैच है, साथ में बैच भी लिख दें यार. काफी 2-3 बैच मिलके मैं फिर इस क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ. सर काइंडली जब आप आंसर दे रहे हो तो बता दीजिए करें कि ये क्या चीज समझाने लगे आप, क्योंकि हो हाँ ठीक सकता है है. वो हमसे आगे हों जो सवाल कर हाँ, रहे हैं। माइलस्टोन के बारे में समझाइए. माइलस्टोन क्या होता है, ये सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई छोटे लेवल पे है, कुछ किसी ने नहीं पढ़ा फिर भी समझ आ जाएगी. डोंट वरी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ भैया. माइलस्टोन क्या होता है, सब अपने सवाल साथ साथ लिखते जाएं बिकॉज वी हैव
लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो माइलस्टोन क्या होता है? देखो, वैसे अगर मैं लफ्जी तौर पे आपको समझाऊं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ माइलस्टोन्स होते हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट को माइलस्टोन्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर सिविल वर्क्स का एक माइलस्टोन होगा, एक एमईपी का माइलस्टोन होगा, ठीक है, एक फिनिशिंग का माइलस्टोन होगा। इट डिपेंड्स कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका क्लाइंट है वो किन चीजों को माइलस्टोन के नाम से मतलब मेंशन करता है। माइलस्टोन की जरूरत इसलिए पेश आती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को जब डिफरेंट डब्ल्यूपीएस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे माइलस्टोन्स जो हैं वो हमारी प्रोग्रेस को, कल को जो हायर अप्स होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, क्लाइंट के अंदर या गवर्नमेंट लेवल पे, दे ओनली लुक इनटू द माइलस्टोन लेवल के हमारे प्रोजेक्ट के कौन कौन से माइलस्टोन कितने अचीव हुए हैं, ठीक है। ये एक प्राइमरी P6 के अंदर जब जनरेट किया जाता है तो उसको एक एक्टिविटी के तौर पे जनरेट किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट स्टार्ट एक माइलस्टोन है, प्रोजेक्ट फिनिश एक माइलस्टोन है, ठीक है। जैसे डिजाइन, इट इट इज ऑन प्रोक्योरमेंट, ठीक है। एक प्रॉपर ये एक अपनी अपने डिपार्टमेंट है, वर्क पैकेजेस है, डब्ल्यूपीएस कह सकते हैं, डिलीवरेबल है। तो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किन किन चीजों को आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है। ये दो तो है ही है माइलस्टोन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट जरा मैं इसको मेंशन कर दूं। तो आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट, ये फिनिश, ये डिजाइन, तो आप इन चार एक्टिविटीज ऐड कर देते हो प्राइमरी P6 के अंदर एक अलग से डब्ल्यूबीएस बना के, ठीक है। अलग से डब्ल्यूबीएस बना के ना, ये माइलस्टोन्स का डब्ल्यूबीएस है, तो उसमें ये चार एक्टिविटीज आप ना ऐड कर देते हो और उनको फिर प्राइमरी P6 के अंदर एक ऑप्शन है, चेंज कर देते हो। जैसे कि ये एक्टिविटीज है, मुझे ये देखो मैंने ये माइलस्टोन बनाया हुआ प्रोजेक्ट स्टार्ट का, तो मेरे पास ये एक्टिविटी डिटेल के अंदर जाके बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन जिन्होंने वो भी पढ़ेंगे, ये देखें ये एक्टिविटी टाइप होती है हमारी सारी प्राइमरी P6 के अंदर एक्टिविटीज एक ही तरह की होती हैं, टास्क डिपेंडेंट, ईपीसी इंडस्ट्री के अंदर। तो हम इसको स्टार्ट माइलस्टोन कर देते हैं, इसीलिए इसकी सिर्फ एक डेट नजर आ रही है। और ये ड्यूरेशन नहीं होता इसका, ये काम ऐसा नहीं है, ये आप ये देखो बाकी एक्टिविटीज का हमने काम करना है, ये इशुएंस ऑफ एलओए है या फला है, मतलब जो भी है, ये हम ये काम नहीं है ना, ये माइलस्टोन काम नहीं होता। ये एक प्रॉपर फेज होता है प्रोजेक्ट का, उसको इसको फिर लिंक कर देना है आपने किसके साथ। ये जो माइलस्टोन एक्टिविटी होती है ना, इसको आप लिंक कर देते हैं प्रॉपर एक वर्क पैकेज के साथ, उसकी पहली एक्टिविटी के साथ। जैसे इसकी डेट चेंज होगी वो पूरे का पूरा इस पर डिपेंड कर रहा है, वो चेंज हो जाता है। ये मकसद समझ आया अब आपको? मकसद समझ आया कि नीचे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा कोई भी माइलस्टोन है, अगर मैं उसका माइलस्टोन का नाम, एक मिनट, हमारा मैकेनिकल आइटम का एक माइलस्टोन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लाइंट ने लिखा है कि इसको आपने शेड्यूल के अंदर, शेड्यूलिंग की एक है ना वो तरीकाकार बताता है अपने मुताबिक कि मुझे ये माइलस्टोन चाहिए, वो हम जनरेट कर लेते हैं ऊपर और उनको लिंक कर देते हैं उसकी इसकी पहली एक्टिविटी के साथ, उसको लिंक करके। अब ये एक्टिविटी जो अभी नए नए है ना उनके लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना ही बहुत है, मैं डिटेल के अंदर भी समझाऊंगा, लेकिन जो काफी लेवल पे है तो उनको मैं थोड़ा सा, तो जब इस एक्टिविटी को मैं उसके साथ लिंक कर दूंगा, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझो यार, जब ये पूरा सिविल का माइल्स, अगर मैं इसकी डेट चेंज करूंगा माइलस्टोन की तो इसकी भी चेंज हो जाएगी, जहां पे चाहे इसको उठा के ले जाऊं ये भी साथ साथ ही चलता रहेगा। तो मकसद क्या होता है कि हमें ये नहीं टेंशन होती कि यार ये इसका क्या बन रहा है, हमें इसको देखना होता है हायर लेवल पे, अच्छा ये फलान दिन को स्टार्ट होना है तो ये एक्टिविटी इसकी पहले इस पे डिपेंड कर रही थी, इसको छेड़ेंगे तो ये सारा छिड़ जाएगा। तो माइलस्टोन का मकसद क्या होता है, बेसिकली ये आपके क्लाइंट की तरफ से गिवन होते हैं कंट्रैक्ट के अंदर, उसके मुताबिक हमने अपने शेड्यूल के अंदर जनरेट करके कंसर्निंग वर्क पैकेजेस के साथ इनको रिलेट करना होता है। और ये हमारे प्रोजेक्ट के फ्लैग्स होते हैं, ये टॉप के अंदर नजर आ रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है कि हमारे प्रोजेक्ट के मेजर चीजें कब कब हमें प्लान के मुताबिक अचीव करनी है, ठीक है। जैसे ये टॉप पे है, इसमें चार पांच और आ जाएंगे, प्रोक्योरमेंट का, डिजाइन का, और उन वर्क पैकेजेस के साथ उनको रिलेट कर दिया जाता है। समझ आ गई? अगला सवाल है, कैन वी लिंक माइलस्टोन विद डब्ल्यूपीएस विद एफएफ? नहीं यार, डब्ल्यूपीएस के साथ नहीं करना। तो सितारे ये तो आप तारे वो 220 वोल्ट की है ना वो आपस में जोड़ रहे हैं, वो धमाका होगा, नहीं कर सकते भाई। एक्टिविटी के साथ आप फिनिश टू फिनिश दे सकते हैं, कोई मसला, डब्ल्यूपीएस के साथ नहीं दे सकते। एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्राइमेरा में डिफरेंस भी दीजिएगा। दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल्स है मोहम्मद उमर, और एमएस प्रोजेक्ट जो है वो भी प्लानिंग करता है, लेकिन प्राइमरी P6 के अंदर जरा एक्सटेंसिव तरह की यानी कि ज्यादा फीचर्स हैं,
क्योंकि आप अगर ईपीसी इंडस्ट्री की बात करें, शटडाउन इंडस्ट्री की बात करें, तो इस इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्सेज की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, रिलेशनशिप की। तो इसमें ज्यादा एक डाटा, यानी कि ज्यादा बेसलाइंस जनरेट कर सकते हैं, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा एक्सेप्टेबल है। एमएस प्रोजेक्ट भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने देखा है, लेकिन उस तरीके से आप वहां पे कुछ एनालिसिस हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें ग्लोबल चेंज शायद नहीं है, बेसलाइन भी लिमिटेड है, तो इस वजह से। बाकी ये कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर प्राइमवेरा प्राइमवेरा ही वो एक चीज चल जाए ना। और वैसे भी ओरेकल का ये काफी एक्सटेंसिव ईआरपी है। सर रिस्क एनालिसिस के बारे में बता दें। रिस्क एनालिसिस के बारे में मैं आपको इस तरह से करूंगा कि वैसे वो इस सेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है, क्योंकि वो एक और लेवल पे चीज आ जाती है। लेकिन मैं आपको एक पूरा बना के ना उस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल मेक वन डिटेल्ड सेशन, मेरे पास है उसका डाटा काफी सारा, बड़ा मजे की चीज है वो। रिस्क एनालिसिस कैसे, मेथोडोलॉजी पूरी बता दूंगा किस तरीके से करनी है, ठीक है। अभी एक सिटिंग के अंदर नहीं हो सकता, ये काफी डिटेल्ड है, बट इट्स यू अप टू यू, क्या मुझे बताएं। बहुत सिंपल सी चीज है, इतनी मुश्किल नहीं है। रिस्क बेसिकली ये होता है कि मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आपने क्वेश्चन किया है कि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, ठीक है। वो रिस्क दो तरह का होता है, जैसे कि आपने ये लफ्ज सुना कि शाहिद अफरीदी मैच खेलते हुए रिस्की शॉट मारता था। अब वो छक्का भी हो सकता है, वो आउट भी हो सकता है। तो रिस्क में भी दो तरह की चीजें होती है, थ्रेट भी होती है, अपॉर्चुनिटी भी होती है। थ्रेट का मतलब है खतरा, खतरा उस रिस्क की बारिशें होगी, प्रोजेक्ट थ्रेट में आ गया। अर्थक्वेक हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं, ठीक है, वो भी एग्जांपल्स हैं। अंश का क्वेश्चन है, सर क्या हम किसी लाइफ, एक मिनट सर, क्या हम किसी रियल लाइफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कर काम करें? यार ये आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे थे अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर नहीं तो हम काम कैसे सीख रहे होंगे जब आप प्राइमरी बता चुके होंगे? अंश मलिक, कौन सा सेशन है अंश आपका, ये मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं उसके मुताबिक आपको जवाब देता हूँ। कैन यू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग जॉब हंटिंग? सैयद कामरान पूछ रहे हैं जी के जॉब हंटिंग के बारे में एक अदद स्किल सीख रहे हैं, अब रोला डालना बाकी है। वो क्या है जॉब हंटिंग के मतलब? लिंक्डइन के ऊपर हो जाए आप सीधे, लिंक्डइन के ऊपर एटलीस्ट अपनी फील्ड के तकरीबन 30 से 40 लोगों को ऐड करें जो प्लानिंग इंजीनियर्स हैं। वो आप लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर लेट मी चेक कि मेरा अभी एक खुला हुआ है, एक नहीं ओपन अभी, नहीं हो। तो लिंक्डइन के ऊपर जाके आप सर्च करें प्लानिंग इंजीनियर्स को, कंपनीज को। और ज्यादा जो आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जाके आप अपने प्लानिंग इंजीनियर के मुतालिक डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी नौकरियां आ रही होती है। और मेजर चीज जो है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन से आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी, एक तो लोगों के साथ नेटवर्क करने का मौका मिलेगा, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इससे नेटवर्किंग भी होगी। नेटवर्क यानी कि लोगों के साथ जो आपके प्लानिंग इंजीनियर्स ही हैं, एक तो आप इनके साथ राब्ता करें, जो भी प्लानिंग इंजीनियर लिखेंगे लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उनको ऐड करें। और खुदा का वास्ता उनको पहले मैसेज में ये नहीं कहना कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरी नौकरी करवा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। देयर इज अ रूल कि आप नेटवर्क किस तरह से डेवलप करोगे। आपने जब भी किसी से बात करनी होती है, अपने काम की बात एंड पे करते हैं, पहले उसका हाल हवाल पूछें, पहले उसको बताएं कि भाई आपका प्रोफाइल देखा, इट्स रियली इंप्रेसिव। नहीं भी है तो उसको बोलें भाई इट्स रियली इंप्रेसिव, अनटिल अनलेस वो बंदा यूएई के अंदर काम कर रहा है, किसी फंक्शनल कंपनी में काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो घर में ही आपकी तरह बैठा हुआ है या मेरी तरह घर में बैठा हुआ है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वी हैव टू फाइंड आउट हेल्पिंग हैंड्स, इट्स वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप उन लोगों से नेटवर्क करें। बहुत सारे लोग जवाब नहीं देते, सो यू हैव टू ऐड 10 पीपल। मैसेज करें, एक मैसेज बना बनाए रख लें, उनको थोड़ा सा इस तरीके से, कुछ दो बंदे भी रिप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत गपशप करें कि अच्छा जी मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, मुझे टिप्स दें। ये एक सिंपल सा बात करने का एक तरीकाकार है स्टार्ट करने का। उनके साथ सीवी कुछ दिनों के बाद शेयर करें, एक तरीकाकार बनाएं। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम जॉब हंटिंग करें इन वेबसाइट्स के ऊपर। जॉब हंटिंग का मतलब क्या, अप्लाई करते रहें, ठीक है। और एक अच्छी सीवी का मतलब क्या है, आपकी प्लानिंग इंजीनियरिंग की अगर जो सीवी बनी हुई है तो आपकी सीवी के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं,
ठीक है, चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैंने शुरू में सजेस्ट किया था इस पे चले जाएं। और जहां पे भी आप जॉब हंटिंग के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं एड के ऊपर, वहां पे पहले जॉब एड को कॉपी करके चैट जीपीटी में लेके आए, ठीक है। जो भी जॉब है ना आपकी, उसको कॉपी करके ना, मतलब फर्ज करो किसी कंपनी में नौकरी आई है, उन्होंने कहा तो होगा भाई ये बंदे के अंदर चीजें चाहिए। अब चैट जीपीटी को जाके कहें कि भाईजान ये एक कंपनी को बंदा चाहिए, ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग इंजीनियर की, तो मेरी सीवी की जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी तैयार करके दो, उसमें इनका तस्करा हो, मिक्स एंड मैच। वो आपको उस तरह, तो उसको कॉपी करके अपनी सीवी में लिखें। इवन दो आपको प्राइमरी P6 आता है, प्लानिंग कंट्रोल आती है, लेकिन वो वाली लैंग्वेज आपकी एटीएस सिस्टम होता है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप सबमिट करवा रहे हैं ना, तो 90% आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यार, आपको रोबोट्स वहां पे पिक कर रहे होते हैं। क्योंकि एक इनपुट दी जाती है वहां पे कि हमें प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, और जो हमने अपनी एड दी है ना उससे क्लोजली जो सीवीज है वो हमें उठा के दो। अब इसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि लोग रैंडमली 1000 सीवीज अप्लाई हो, एप्लीकेशन है तो 1000 की 1000 सीवीज देखेंगे, वो रैंडमली काम नहीं होते, वो क्लोज टू जो भी सीवी होती है उसके, तो चैट जीपीटी की मदद से जॉब जॉब एड के मुताबिक सीवी बनाए भाई। ठीक है, आपकी ऐसा नहीं है कि यार 5 साल पहले सीवी बनाई थी बस इसी को बनाते रहो दोबारा करते रहो, ऐसा नहीं है भाई। आपने अपनी सीवी बड़ी अपडेटेड अपडेटेड ये मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लिंक्डइन का मैंने बता दिया, लोगों से नेटवर्क करें और जाते सारी नौकरी का रौला ना डालें, थोड़ा गपशप लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक मे बी फ्यू वीक्स, फ्यू डेज। मेरे बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज हुए थे लिंक्डइन के थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह। अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट करनी है, इट्स नाउ यू, इट्स योर टर्न कि आप चीजों को करें। फेल होते हैं मेरे पास आए, सर ये किया था नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स। मेरे सेशन हर हफ्ते इसी तरीके से होते रहते हैं, दोबारा आ जाएं फिर हम डिस्कस करते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप यूएई के अंदर है तो बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं आप। कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं, अबू धाबी के अंदर कंपनीज कौन कौन सी हैं, दुबई के अंदर कौन सी हैं, उन कंपनीज के अंदर जाके विजिट करें। जॉब फेस्टिवल्स होते हैं यूएई सऊदी अरब के अंदर, उनको अटेंड करें अगर विजिट वीजे पे गए हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पे ऐड दें, मेरा ख्याल है 25 दिरहम की ऐड होती है एक दिन की, तो 3-4 दिन के लिए न्यूज़पेपर में अपनी ऐड दे दें। और ये चीजें हैं। और अपने यूनिवर्सिटी सीनियर से राब्ता रखें कि भैया मैं, क्योंकि वो आपसे आगे ही होते हैं, बड़े बड़े अच्छी पोजीशंस पे भी होते हैं लोग, तो उनसे भी राब्ता रखें। वो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा प्रोफेशनली क्लोज होते हैं यूनिवर्सिटी में भी, और फील्ड में सीनियर्स होते हैं, आगे ही होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है ना। So these all things mix and match will combine। डाटा डेट एक्सप्लेन, डाटा डेट क्या होती है? डाटा डेट भैया वो होती है जिस दिन आपके प्रोजेक्ट की, जब प्लानिंग फेज होता है तो आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट डाटा डेट होती है। जब प्लानिंग फेज होता है, जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, इसके दौरान स्टार्ट, जो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होती है, क्योंकि आप डेट को छेड़ते नहीं हुए, वही डेट रखते हो। और जब आपकी मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन आती है तो जिस दिन आप प्रोग्रेस को अपडेट कर रहे होते हो ना, वो आपकी डाटा डेट है या कट ऑफ डेट जिसे कहते हैं। ठीक हो गया, जिस दिन आप डाटा इनपुट करोगे। सर हाउ मच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग, इफ इट्स इंपॉर्टेंट, वो जहां तक इंपॉर्टेंट है वो मैं शेयर कर देता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, एंड पे फॉर्मेट टेम्पलेट्स के मुतालिक कुछ चीजें हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ एंड पे। और एक्सेल बस वही है कि आपने डाटा कलेक्ट करना है, फिल्टर लगाने आने चाहिए, बार्स बनाने आने चाहिए, और कुछ फार्मूलाज हैं वो टफ है, वो मैं आपके साथ एंड पे शेयर करता हूँ, ठीक है। ट्रिमिंग के किस तरह से वो भी है चीजें, टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं। हाँ, फिनिश डेट होती है, उमैर शरीफ पूछ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होती है, एक फिनिश होती है, जी भाई। तो फिनिश डेट के बारे में बता दें, तो फिनिश डेट वो होती है जब प्रोजेक्ट को हमने क्लोज करना है, ठीक है। अभी इसलिए हमने क्या करना होता है, प्राइमरी P6 के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को ओपनली लेके चलते हैं और मैनुअल तरीके से मीट करते हैं उस फिनिश डेट को, बेसिस ऑन द ड्यूरेशन, जो भी एक्टिविटीज को ड्यूरेशन दिया है वो एंड पे वो डेट ले आते हैं हम लोग, फॉरवर्ड पास इसे कहते हैं। अच्छा जी, batch 1 to 1, how to find activity duration if we use resource productivity for this, what if we have multiple resources? ऑब्वियसली फैसल गुलजार, ये आपने मल्टीपल रिसोर्सेज जब होते हैं, तो मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक शेयर किया, उसमें क्रू कंपोजिशन होती है कि इस काम को, फर्ज करो एक्सकवेशन है या कंपैक्शन है, 300 क्यूबिक मीटर आपकी एक्सकवेशन है, तो उसके अंदर पूरा, आपने शायद वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, क्रू कंपोजिशन है कि ये आप एक दिन में अगर 8 घंटे काम करेंगे, ये प्रोडक्टिविटी इस तरह से एक्सप्लेन की हुई है वहां पे,
एक दिन में 8 घंटे की वर्किंग है, 300 क्यूबिक मीटर प्रोडक्टिविटी है इस क्रू की 8 घंटे के। इसमें मेसन कितना काम करेगा, ड्राइवर, इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज देयर। बाकी आप अगर आप कहते हो नहीं यार ये समझ नहीं, मतलब ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, तो फिर 8 आवर्स के सबको 8 आवर दे देंगे, लेकिन उसमें ऐसे होता है कि कुछ लोगों की कम वर्किंग होती है। इसी तरह से मैन आवर्स के अंदर होता है, अगर आप प्रोडक्टिविटी और मैन आवर्स एक्चुअली सेम चीजें ही हैं, वाइस वर्सा एक दूसरे के। मैन आवर का मतलब ये है कि वो हम 8वें लेक्चर में डिटेल के अंदर करते हैं, जो पीछे हैं वो कोई इसकी टेंशन ना लें। तो मैन आवर के अंदर भी ये पूरी एक्सप्लेनेशन होती है कि कितने, किस बंदे ने कितने, वो टोटल फर्ज करो फैब्रिकेशन है 1 टन फैब्रिकेशन है, तो ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ 100 उसके मैन आवर्स है, ठीक है ना। तो इसके अंदर लोग क्या, कौन, पाइप फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, रिगर है, हेल्पर है, ठीक है ना। तो सबका होता है कि इसने 5 घंटे काम करना है, इसने 10 घंटे काम करना है, इसने 8 घंटे का, वो टोटल मिला के 110 आवर्स है। तो इस तरीके से ये पूरी क्रू कंपोजिशन होती है वहाँ। स्कोप का मैनेजमेंट पहले ही होती है डिफाइन, लेकिन हमने उसको स्कोप मैनेजमेंट की शक्ल में लेके आना होता है। आप ऐसे समझ लें कि मट्टी पड़ी हुई है, आपने उससे कोई मट्टी से कोई ना कोई इसको शक्ल देनी है, कोई गुड़िया बनानी है, कोई खिलौना बनाना है, उसको शक्ल हमने देनी होती है। साथ स्कोप मैनेजमेंट होती है बीओक्यू डिजाइन एंड, फिर हमने आगे क्या करना होता है, उसके डिफरेंट डिलिवरेबल्स बनाने हैं, उसको ब्रेक डाउन करना है डब्ल्यूबीएस के अंदर, वर्क पैकेजेस फिर एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। Faisal, do we mention profit and overhead expense in detailed source? Yes, yes. Not profit actually, profit नहीं हम मेंशन करते, लेकिन ओवरहेड एक्सपेंस हम मेंशन करते हैं। प्रॉफिट हमें ऑटोमेटिकली अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर शो होगा अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है और हमारी प्लान्ड कॉस्ट जो है वो मतलब उसका जो वेरिएंस है वो हमें शो होता है कि लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस हम करते हैं शेयर अगर करना चाहें तो। और किसी का सवाल भैया? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं इंडिया से हूँ। जी जी। तो इंडिया में जैसे डीएसआर होता है, डेली शेड्यूल ऑफ रेट, और एक एनालिसिस ऑफ रेट होता है। जी जी। दो तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे हम जो है प्लानिंग करके मैन आवर और मशीनरी के आवर्स निकालते हैं। ठीक है। तो क्या सेम इसी तरीके से फिडिक फिडिक के भी होते हैं? नहीं नहीं, फिडिक के ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया के अंदर एनएचए भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, वो रोड्स को डील जी करती है, कुछ बिल्डिंग्स को डील करते हैं, ओएनजीसी आपकी ऑयल एंड गैस को। तो हर जी अथॉरिटी ने क्या किया होता है, जो क्लाइंट होता है, जो अथॉरिटी होती है, उसने अपने मैन आवर्स जो है ना वो पब्लिश किए होते हैं कि यार मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा तो वी हैव टू, वो मैन आवर्स अपने हिसाब से होते हैं उनके, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर उसी फील्ड में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी उन्हीं को स्टैंडर्ड के तौर पे लेगा। तो हर अथॉरिटी के, हर एक सेक्टर के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उनकी अपनी अपनी एक होती है कि हम ये प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं। अगर एनएचए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो कह रहा है कि मैं 300 क्यूबिक मीटर मैं 8 घंटे में कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा एक पब्लिक अथॉरिटी है वो प्रोजेक्ट करवाएगी तो उसका अपना होगा, सिंपल, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी की इंटरनेशनल बेस में पे तो तो इस बिड होती तरीके है से ना, मिलता है। उसी की बेस पे बिड होती है, उसी की बेस पे टाइम एलोकेट किया जाता है कि वो उसी प्रोडक्टिविटी जो उनके डॉक्यूमेंट्स उसकी बेस पे वो एस्टिमेट करते हैं हायर लेवल पे, 2 साल में प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये है। ठीक सर, थैंक यू सर। सर बैच अन सर बीओक्यू स्कोप एंड फाइल्स जो ग्रुप में सेंड हुई थी आफ्टर लेक्चर 2, उसके हम कैसे यूज कर सकते हैं? अभी अभी सवाल का जवाब दिया। बीओक्यू विल हेल्प यू टू डिफाइन योर स्कोप। उसको पढ़ें, उसको गो थ्रू हो, उसको समझें कि किस तरीके से बीओक्यू को कन्वर्ट किया गया है। चैट जीपीटी के अंदर जाएं, बीओक्यू की तस्वीर लें। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है। चैट जीपीटी को अल्लाह का वास्ता यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है कि मैं मजे की आपको बात बताता हूँ कि आप जस्ट उसको तस्वीर, बीओक्यू नहीं लेगा, वो आपकी फाइल एक्सेल की नहीं लेगा, उसकी तस्वीर स्क्रीनशॉट लेके ना आप चैट जीपीटी को अपलोड करें ना, और उसको बताएं कि यार ये जितने मुश्किल काम है ना, ये मुझे एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दो। अंश पहले क्या होता था, हम बीओक्यू बैठे रहते थे, अच्छा इस एक्टिविटी के अंदर इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हमें ये अगर एक एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर दे और फिर हमें ये भी बता दे कि एक्टिविटीज एक सीक्वेंस में कैसे आएंगी, है ना, ये कितना मुश्किल काम है फ्रेश इंजीनियर्स के लिए।
बट चैट जीपीटी इज डूइंग दैट फॉर यू पीपल। अगर आप उसकी तस्वीर खींच के उसको भेजते हैं, वो आपको सारा काम करके देगा। मैं अभी रिसेंट आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, मेरा ख्याल है मैंने वीडियो आज ही अपलोड कर दी है, हाँ अपलोड हो चुकी है, आज की है या कल की है। तो वो बड़े मजे के टिप्स है। मैं आइंदा आने वाले टाइम में अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसकी पेड सर्विसेज तो मैंने ले ली है, ताकि मैं स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से गाइड करूँ। इसके और भी प्लगइन्स आ रहे हैं कि प्राइमरी P6 के अंदर वर्किंग करनी है तो किस आसानी, भाई हमें आसानी चाहिए, हमें कोई सर मुश्किल आई काम नहीं गेस वो चाहिए। जो आप कह रहे हैं पिक्चर वाली बात, वो तो चैट जीपीटी 3.5 में नहीं, वो पेड वर्जन में होगा शायद। वो मेरा लेकिन यार देखो, पेड वर्जन में है मेरे पास तो, खैर पेड वर्जन ही है, हो रही है मेरे पास, लेकिन इसके कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन एनीहो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कुछ इसके आ रहे हैं शेयर्ड वर्जन्स भी, 1000 रुपया महीने का दे दो, और मेरा ख्याल है ये कर सकते हैं। पहले मैंने इसी सर तरीके से, वो तो ले लेते हैं सर, बस अभी सीखना ये था कि चैट जीपीटी के थ्रू ये हम कैसे प्राइमेवेरा को सीख सकते हैं, हम अपने अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, मैं हाँ वो सोचना चैट चाह रहा हूँ, जीपीटी क्योंकि के चैट थ्रू जीपीटी हम यही मैंने नॉर्मल तो यूज बताया। करते हैं। चैट जीपीटी के थ्रू फिर तस्वीर वाला अगर आपके लिए फंक्शनल नहीं है तो कैसे सीख सकते हैं? अगर आपने किसी भी, जैसे इन्होंने क्रू कंपोजिशन, तो उससे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। आपको नहीं पता कि मेरा एक स्कोप ऑफ वर्क है, बीओक्यू के अंदर काम है, फ्रेश इंजीनियर, आपको पता ही नहीं इस पे, तो उसको लिखे भाई ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क है, ये प्रोजेक्ट है, यू आर, उसको पहले उसको प्रोटोकॉल देना भैया। आम इंसानों की तरह चैट जीपीटी को भी बहुत ज्यादा टीसी पसंद है, ये बात याद रखना। उसको कहें एक्ट लाइक अ बिग बिग प्रोजेक्ट मैनेजर एंड नॉट टेल मी फॉर दिस टास्क हाउ मेनी रिसोर्सेज आई नीड। वो आपको लिस्ट फिर आप बताएं कितने, ये क्वांटम ऑफ वर्क है, ये कंडीशन है, कितना मुझे, तो ये चीजें आप वहां से, कॉन्सेप्ट तो आपको रियल इंटेलिजेंस से ही मिलेगा। रियल इंटेलिजेंस जो अभी आप सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन बार बार काम करने वाली चीजें हैं। अब मुझे ये चीज समझ आ गई, जो भी जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, मुझे ये चीज समझ आ गई है, ठीक है यार एक काम है उसमें रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज 3 तरह के हैं, बट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, वर्क क्वांटम क्या है, एक्टिविटी क्या है, स्कोप क्या है, डब्ल्यूबीएस क्या है। हमें जब जब मैं नाम ले रहा हूँ आपको आइडिया होगा, अच्छा ये तो हमारे स्कोप का हिस्सा है, इसके ऊपर काम किया जाएगा, ये काम होगा, ये एफर्ट है, ये कास्ट है, ये सब इंटीग्रेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाके जिस चीज के बारे में पूछेंगे दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उसकी वजह पता क्या है? इट विल, अभी नहीं, अभी वो रेस शुरू नहीं हुई, लेकिन विद इन नेक्स्ट 1 or 2 years ये रेस स्टार्ट हो जाएगी भाई। रेस क्या स्टार्ट होगी? आपके पास प्रॉपर एआई की ना किट्स होंगी, प्रॉपर टूल्स होंगे, प्रॉपर हर चीज उस चीज पे चल रही होगी, दो दो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है, एक करना है। तो अभी से स्टार्ट कर लेंगे, एक स्किल को उसी तरीके से सीख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, और किसी का सवाल? बातें समझ भी आ रही हैं कि बस ऐसे यस यस जी जी कर रहे हैं? बताएं मुझे यार, थोड़ा मेरा भी हौसला बड़ा होके। मसला पता क्या होता है, आप लोग जो मेरे पास आ रहे हो ना, ये 25 लोग अभी हैं, एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर 50 पीपल कमिंग टू मी एंड आस्क गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम प्राइमरी P6 एंड प्रोजेक्ट। अब मैं पहले, मैं सिर्फ ना, मैं आपको मजे की बात, पहले मैं सिर्फ प्राइमरी P6 समझ पढ़ाता था लोगों को, क्योंकि लोगों की डिमांड ही ये थी। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब तकरीबन 6 महीने गुजरे ना, तो मुझे ऐसे पता चला कि कुछ कुछ ऐसे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टोरी। कुछ ऐसे लोग आए, वो तो इतने में करवा रहा है, वो तो मतलब मैंने कहा यार, आई हैव स्पेंड टाइम इन अमेरिकन कंपनीज वर्किंग इन अबू धाबी, अमेरिकन श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन, एडनॉक, और मैं तो फील कर रहा था कि मैं लोगों को एक अच्छी चीज दूं, हाँ उसके बदले में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है, या जो, तो उसके बदले में वो पे कर रहे हैं। बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट यार उसने इतने पैसे लिए हैं, तो मैंने फिर अपना वो वाला सारा कुछ डाल दिया। मैंने कहा आए मैदान में, प्लानिंग कंट्रोल ये है। तो जो चीजें है ना, मतलब अब 3 महीने, नवंबर अभी है ना, 3 से 4 महीने पहले की रेस स्टार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इससे पहले इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, मार्च में एआई, ओपन एआई आई है। ठीक है, मैंने कहा भाई इसमें हमारे इंजीनियर, और किसी से भी बात कर लो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर से बात कर लो, मेरी तो डेली बेसिस के ऊपर किसी ना किसी अपने मेंटोर से, किसी दोस्त से, या कोई लोग ट्रेनिंग्स लेने आते हैं, जैसे आपके सेशन में बड़े ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का काफी एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, तो वो मुझे बताते हैं यार हम चैट जीपीटी यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, ये वो। तो मेरी कोशिश ये होती है फिर टाइम टू टाइम उस चीज के ऊपर अडॉप्ट किया जाए उसको। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह देखें क्या क्या सवाल है आपके। सर कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहा तो मैं फिर क्वेश्चन कर लेता हूँ जी आपसे जी, सर, करें करें थोड़ा। करें। अम, और सर हमने जहाँ तक कभी लेक्चर 2 में पढ़ा है
वो सारा तो मैंने अपनी तरफ से जो भी आपने बताया वो हमने मतलब मैंने खुद प्राइमवेरा पे किया है। लेकिन सर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हम किस जगह हेड कर रहे हैं, मतलब हम अभी क्या करना चाह रहे हैं और आगे हमारा डायरेक्शन कहाँ है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसके अंदर। हाँ, दैट्स गुड। शुड बी कंफ्यूजन, शुड बी देयर। कंफ्यूजन बहुत अच्छी चीज है। डाउट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। डाउट से आपको नॉलेज और स्किल आता है। आप कह रहे हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं, देखिए मैं आपको डेमो लेक्चर में भी ये बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। देखिए हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक प्लान बनाना है, वर्क प्रोग्राम बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर जहां पे हम काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जहन में रखें, प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, प्रोसेस का है। अगर ऑयल एंड गैस फील्ड है तो और भी कुछ डिपार्टमेंट्स है। तो हमारा बेसिक मकसद कामयाबी सक्सेस प्रोजेक्ट की किस में होती है कि सब मिलके काम करें, टीम वर्क करें। उसके लिए हमें चाहिए था वर्क प्रोग्राम। वर्क प्रोग्राम को हमने क्या करना होता है? डेवलप करना है। एक एक प्रोग्राम बनाना है हमने। नाउ वर्क प्रोग्राम बनाने के लिए प्लानिंग इंजीनियर अपना प्लान बनाता है जिसको हम वर्क प्रोग्राम कहते हैं। इस प्लान को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कोप मैनेजमेंट, फिर होता है टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ये कुछ चीजें हमने अप्लाई करनी है प्राइमरी P6 के अंदर। कैसे करनी है? उसके लिए हमें फील्ड का डाटा चाहिए, डिजाइन से डाटा चाहिए, काफी चीजें जो मैं अभी तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं की। अगर आप लेक्चर नंबर 2 पे आए तो हम वन बाय वन, स्टेज बाय स्टेज, ईच एंड एवरीथिंग वी विल गो थ्रू। और फिर हम एंड पे हमारा जो मकसद है, जो आपने लफ्ज यूज किया, वेयर वी आर हीडिंग, तो हम लोग प्लानिंग पैकेज या वर्क प्रोग्राम या बेस लाइन या वर्क शेड्यूल, एग्जीक्यूशन प्लान, ये एक ही चीज के डिफरेंट नाम है, ठीक है। हम वो बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ना, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था कि ये डिवाइस किया गया था मेथड CPM का। उस टाइम पे काफी जंगें शंगें चल रही थी। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे या जो भी काम थे, उनको देखा गया कि यार ये तो उस तरीके से तैयार ही नहीं हो रही जितनी जरूरत है। तो फिर CPM को डिवाइस किया गया, WBS को डिवाइस किया गया कि आइंदा आने वाले टाइम के अंदर हमें अगर प्रोडक्शन करनी है, हमें अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर हमें किसी भी काम को इंजीनियरिंग तरीके से लेके चलना है, तो अमेरिकन नेवी ने ये डिवाइस किया था बेसिकली। तो हमें दो से तीन चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होंगी अपने वर्क प्रोग्राम में। एक CPM, जिसकी आपने अभी डिटेल पढ़नी है। CPM का मतलब ये होता है, वो एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है ताकि हमारी जो प्लानिंग है ऐसे हवा में नहीं खड़ी होती। हमारी प्लानिंग के अंदर टाइम, पैसे और काम करने वाले लोग, ये तीनों लोग इंटीग्रेटेड होते हैं। अगर एक चीज को छेड़ेंगे बाकी दोनों चीजों के अंदर इंपैक्ट नजर आएगा। तो ये होती है स्ट्रैटेजी कि आप अगर प्रोजेक्ट के अंदर आप कहते हैं अच्छा यार ये 2 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो 2 साल में कर रहा, अगर मैं 1 साल में कर दूं, तो अगर आपको उसका उसी टाइम पे हाइपोथेटिकल एनालिसिस मिल जाए, अगर 1 साल में करना है, तो फिर कितने पैसे होंगे, फिर कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ऑब्वियसली। सो दैट विल एक्चुअली डिराइव योर स्ट्रैटेजी। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? वर्क प्रोग्राम तो बना रहे हैं ताकि हम सब लोग इकट्ठे चलें, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर नॉट डेवलपिंग हाइपोथेटिकल वर्क प्रोग्राम, वी आर एक्चुअली डेवलपिंग इंटीग्रेटेड, जिसमें टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज ये सब इंटीग्रेटेड है, ठीक है। फिर इसी वर्क प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूशन फेज में मॉनिटर करना है। हमने देखना है जो हमने प्लान किया था उसकी हमने एप्लीकेशन, हमने उसी को इंप्लीमेंट करवाना है कि यार हमने प्लान ये किया, इसके मुताबिक काम को लेके चलेंगे, ठीक हो गया। अब साइट पे जो काम चल रहा होगा उसको हम देखेंगे, अच्छा जी ये आज रोड का काम इतना हो गया, आज सिविल का काम इतना हो गया, आज MEP का काम इतना हो गया। वो हमारे टेम्पलेट्स बनेंगे, उसके अंदर हमारी प्रोग्रेस आएगी। वो प्रोग्रेस प्राइमरी P6 के अंदर आएगी। प्राइमरी P6 का हम बटन दबाएंगे, उसकी प्रोग्रेस को अपडेट करेंगे। प्राइमरी P6 हमें बताएगा अच्छा जी आपने ये सोचा था, आपको आज दिन तक इतनी प्रोग्रेस मिली है। उससे हमें आइडिया होगा कि भैया ये तो हम पीछे हैं या आगे हैं। उससे फिर हमें प्रोजेक्ट के स्टेटस का पता चलेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई ओवरव्यू की? जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो जी, ये फहीम आ रहे हैं सर, P6 में मैं डेली प्रोग्रेस मतलब साइड से इंजीनियर जब प्रोग्रेस डेली नहीं करते आप, मैं सवाल पूरा पढ़ लूँ, आपको जब प्रोग्रेस भेज दे तो हमें उसको हर एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई एक्टिविटी है कि वो, हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा फ़हीम। बिल्कुल, आप डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। आप हफ्ते में एक दफा कर लें, प्राइम एक्सेल में डाटा इकट्ठा होता रहे, फिर हफ्ते के एंड पे आप उसको वीकली बेसिस पे अपडेट करें। और यस, प्राइमरी P6 के अंदर आपकी अगर एक्टिविटी पहले अपनी प्लान आपने किया था 10 जनवरी को स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, 8 जनवरी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्राइमरी P6 उसको शो करेगा और रिमेनिंग टाइम को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने प्राइमरी P6 की कुछ सेटिंग्स हैं जो लेक्चर नंबर 10 के अंदर है,
उसमें हम देखते हैं कि परसेंट ड्यूरेशन टाइप हमने कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है। हाउ कैन अस्सलाम प्राइमरी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लेबर हिस्टोग्राम सर P6 में कैसे करना है सर, ये क्या थोड़ा सा लेबर हिस्टोग्राम। आपका कौन सा लेक्चर है? मेरा सर 10 चल रहा है सर। हैं? 10 लेक्चर 10। लेबर हिस्टोग्राम में 21 कैसे पे। शो करना है? हाँ ये देखें यार, ये बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ये देखें। अभी आई गेस ये वाला है, ये देखें, ये आ गया। इसको हमने, ये मेरे पास इस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज शायद नहीं है, लेकिन एक मिनट जरा, मैं आपको ये देखें, यहाँ पे आएंगे सिंपल, ये देखें, आपको नजर आ रहा है प्राइमरी P6। अभी ये प्रोजेक्ट रैंडमली ओपन है, यस पर सर। तो ये वाली ऑप्शन में जाएंगे आप, रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ गया मेरे यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे अभी मेरा हाल इस प्रोजेक्ट, अच्छा आप फॉलो कर लें स्टेप्स को। तो यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल ऑप्शंस, सिंपल, ठीक यस है। यस। ये वाली विंडो ओपन होगी, यूनिट्स कर लेंगे, ठीक है। हम्म हम्म। और एक मिनट जरा, ग्राफ में एक मिनट, यहाँ पे लेबर शेबर का भी है। एक, ये आ गया, एक चेक। एक मिनट, इसकी सेटिंग देख लेंगे। एक मिनट, हाँ ये है, ये देखें ये आ गया, ये यूनिट्स है, ये सॉरी सॉरी, ये इस यहाँ पे है, ये आपका एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल आ गया, ठीक है। एक्चुअली कुछ हो जाती हैं चीजें, जब रैंडमली पूछी जाती है ना, तो फिर दो तीन चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। ये एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल है, जब यहाँ पे आ जाएंगे तो डिस्प्ले को क्लिक करना है आपने सिंपल तरीके से। यहाँ पे एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल ऑप्शंस में चले जाएंगे, यहाँ पे हर चीज दी हुई है, आप अपने डाटा को कॉस्ट में शो करना चाहते हैं या फिर यूनिट्स में, यूनिट को क्लिक कर लें। ये आपका लेबर है, नॉन लेबर है, जिसको आप करना चाहते हैं वो करके क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो वो वाली चीजें यहाँ पे शो होना शुरू होती है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। बार शो हो नहीं रहे, हाइट कम उनकी इसलिए नजर नहीं आ रहे, तो हाँ ये भी हो सकता है, ये मुझे सजेशन दिया, हाँ उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम जी, नाजिम। सर मेरे ना दो तीन क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर एक जो आपने ना एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था ईपीसी प्लानिंग का, जी जी तो उसमें ना सर डिजाइन के लिए ना 3 मंथ उन्होंने ना ड्यूरेशन दिया था। तो हाँ हम ये कैसे मतलब डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिजाइन में तो बेसिक डिजाइन भी आता है और डिटेल डिजाइन भी आता है, तो फिर ये डेज कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रोजेक्ट का जब ड्यूरेशन आपको डिफाइन किया जाता है, 1 साल में आपने प्रोजेक्ट करना है, ये आप समझने की कोशिश करें। अब उस के अंदर आपका डिजाइन भी है, उसके अंदर आपकी प्रोक्योरमेंट भी है, और उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। बेसिकली दो चीजें तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमारे जहन में चीजें आती हैं, जो डिजाइन है, बेसिकली पहले डिजाइन बनेगा, डिजाइन के ऊपर ही हर चीज डिपेंड कर रही होती है, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। अब इस 1 साल को आपने किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और ये मैन आवरली बेसिस पे होता है। ये मैंने पहले बताया कि ये हमारी कंपनी के जो कंसल्टेंट्स हैं ये डिफाइन करते हैं, इस 1 साल में 3 महीने, अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 20% ड्यूरेशन, एक एक थंब रूल होता है, हर चीज का थंब रूल होता है ना। अब ऐसे तो नहीं कि बैठ जाएंगे पेन पेपर लेके, तो 15 to 20% कॉस्ट भी इसकी इतनी होती है ईपीसी प्रोजेक्ट को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख लें जरा, अच्छे पॉइंट को इन्होंने कहा। ईपीसी प्रोजेक्ट का जो थंब रूल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, अब आपसे जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि जो आपके ईपीसी प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट है, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकती है, 10 मिलियन, 10 बिलियन, वट एवर,
अब उस टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट इंजीनियरिंग के ऊपर स्पेंड किया जाता है, कितना परसेंट प्रोक्योरमेंट पे स्पेंड किया जाता है और कितना कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। ठीक है, मैं कॉस्ट को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपके प्रोजेक्ट की जो भी कॉस्ट है उसका 10 to 15% आपके डिजाइन पे स्पेंड होता है, ठीक है, 40 to 45% आपके, ये जॉब इंटरव्यू का क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना है, ये 40 to 45% प्रोक्योरमेंट पे होता है, और 30 to 35% जो है ना, या आई गेस 40% थोड़ा मार्जिन दे दें, मेरा ख्याल 100% हो जाता है, ये बनता है 50, ये 35 to 40 कर लें, प्रोक्योरमेंट से कम होता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के अंदर सारा सबसे बड़ा हेड जो होता है ना कॉस्ट का किसी भी प्रोजेक्ट में, वो मटेरियल का होता है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर ये लेबर और नॉन लेबर की कॉस्ट है या ओवरहेड कुछ एक्सपेंस है, ये डिजाइन का है। ये समझ आ गई? अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये 40 कर लें यार इसको, ताकि हमारा 100% तो कंप्लीट हो ना, ठीक है, वही वही कंप्लीट करना ना, ये नहीं के, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो सवाल पूछा ना कॉस्ट के हवाले से मेरे जहन में आ गया, मैंने आपको बताना, मैंने कहा चलो बता देते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम के लिहाज से भी इसी तरीके से होता है कि आपने अगर लेट से, डिपेंड करता है कि आपके कितने स्कोप ऑफ वर्क है, ये कम्प्लेक्सिटी भी डिफाइन की जाती है, तो उसके हिसाब से आप 20% या 10% ड्यूरेशन, 20% ड्यूरेशन कर देते हैं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन साथ साथ भी, जैसे डिजाइन, अब ऐसे नहीं होता कि पूरी ड्राइंग्स बनेगी तो फिर मैंने कंस्ट्रक्शन या प्रोक्योरमेंट करनी है। यार ये भी एक मेथोडोलॉजी है कि जब आपकी डिजाइन का 10% बन जाता है, तो वो जो आइटम्स है ना, उनकी MTO, मटेरियल टेक ऑफ, शुरू हो जाता है, उनकी फिर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग हो जाती है, मार्केट के अंदर वेंडर शुरू हो जाते हैं, जब फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, चलिए ये चीजें चाहिए, फिर 50% होती है, फिर उसकी प्रोक्योरमेंट, साथ साथ कंस्ट्रक्ट, तीनों चीजें ओवरलैप तरीके से चल रही होती है। जो बड़ी कंपनीज है ना मल्टीनेशनल, तो ये इस तरीके से होता है। ड्यूरेशन जो होता है ये भी परसेंटेज होती है आपके टोटल प्रोजेक्ट की, जो थंब रूल कहता है, ठीक है। आप, मेरा ख्याल 20% बहुत ज्यादा डिजाइन के लिए, 10% होना चाहिए, और प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो ओवरलैप होती है। जैसे जैसे डिजाइन तैयार होता जाता है, वैसे वैसे प्रोक्योरमेंट प्लानिंग आ जाती है, और वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। आपने उन्हीं कामों के अंदर इनकी पूरी प्लानिंग करनी। और जी, सर एक और सर क्वेश्चन है, BQ में सर वो दी होती हैं, वो एक्टिविटीज सर दी होती हैं या वो डिलीवरेबल होते हैं सर, नहीं वो जिसके एक्टिविटीज आगे होती सर हैं, वो। नहीं देखें, वो एक्टिविटीज होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, काफी लंबी डिस्क्रिप्शन होती है, लेट्स से कि एक एक्टिविटी एक्सकवेशन की, तो समझने की कोशिश करें, जी जी आपका, आपकी सीवी और आपके नाम में क्या डिफरेंस है। आपकी सीवी आपकी BOQ के अंदर दिया हुआ एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है इस एक्टिविटी को इस तरीके से करना है, ये रिजल्ट आना चाहिए, ये, अब सीवी में भी यही लिखा है आपके बारे में डिटेल में, मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने FSC की, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने जॉब ढूंढी, नहीं मिली, इंटर्नशिप की, काम किया, ये किया, मतलब पूरी वो BOQ और ये आपकी सीवी सेम है। अब एक्टिविटी क्या है, आपसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, आप टू दी पॉइंट बताओगे मेरा नाम नाजिम हुसैन है। अब एक्टिविटी का नाम निकालना है, वो बात कर रहा है एक्सकवेशन के बारे में, पानी छिड़कना है नहीं छिड़कना, उसकी टेस्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कौन सा आपने ग्रेडर यूज करना है, वो सारी उसको प्राइमरी P6 को जरूरत नहीं है कि वो सारे, वो एक अलग चीज है, आपने उसमें से उसका नाम निकालना है, जैसे मैंने सीवी से आपका नाम निकाल लिया नाजिम हुसैन। अब समझ आ गई चीज की? जी सर। हाँ, ये चीज, इसका मतलब है सर वो जो BOQ में एक्टिविटीज ही होती हैं, फिर वही उधर सर वर्क में ऐड हाँ करने जाके। हाँ, वो BOQ के अंदर भी सेग्रीगेशन होती है, आप देखेंगे तो आपको हायर लेवल पे चीजें हैं, फिर लोअर लेवल पे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें आ रही हैं, ठीक है। जी 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 बिल्कुल जी, डिले सर ये एनालिसिस तो। होता है प्राइमरी P6 के। सैयद कामरान पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट डिलीवरीज एंड स्कोप ऑफ वर्क। अच्छा, मजे की बात बताऊं, देखें सैयद कामरान, मुझे नहीं पता आपका सेशन कौन सा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यार स्कोप मैनेजमेंट एक मेथोडोलॉजी है, जिसके अंदर आपने डिलीवरेबल बनाने होते हैं, जिसको हम WBS कहते हैं, फिर उन WBS को मजीद डिवाइड किया जाता है एक्टिविटीज के अंदर, और वो आपका बन जाता है स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि बिरयानी है, बिरयानी बनाने का एक तरीका है कि उसमें चिकन डलेगा, उसमें क्या, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वर्क क्या है, बिरयानी, और डिलीवरेबल क्या है, वो मसाले जिनको डाल के आपने बिरयानी बना, सिंपल, समझ आई? दूसरी चीज, डिले एनालिसिस हमेशा प्राइमरी P6 के अंदर होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल की सारी बेसिक्स को, CPM को यूज किया जाता है, प्राइमरी P6 के अंदर ही होता है, लेकिन वो एक अलग चीज है, ये बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर। डिले एनालिसिस क्या है, जब आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं EPC प्लानिंग, फिर कंट्रोल, फिर एक सिचुएशन आती है आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्या वजह थी, उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको कहते हैं फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस।
मैं उसका भी सेशन करवाता हूँ डिले एनालिसिस का, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। उसके अलग से 12 लेक्चर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं, काफी हाई वैल्यूएबल है वो भी। ये प्लानिंग इंजीनियरिंग करने के बाद वो लाजमी करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज फिर वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं आप। ठीक है, ओके जी, मेरा ख्याल है 1 घंटा हो गया है। तो उस्मान का क्वेश्चन ले लेते हैं जी, उस्मान, फिर उसके बाद एंड कर देते हैं जी। उस्मान की आवाज नहीं आ रही। चलें, आप अब मुझे व्हाट्सएप पे सवाल कर लें, दैट्स इट। इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू द लिंक। और इसके अलावा मेरी कोई भी, क्वेरी ठीक है जी, सही है, थैंक यू वेरी मच।